सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। मैं हूं आपकी मेंटोर दिशा कौशल और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडीज, जो कि है डोमेन सब्जेक्ट। दैट इज जिसके हमने 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ विल स्टडी टुडे व्हाट इज कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज द फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोल इज द मेन वर्ड हियर। हमने बाकी के 4 स्टेप्स पढ़े हैं, विच इज प्लानिंग, organizing, staffing, directing, and the fifth one is controlling, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. We'll see what controlling is. Okay, so start करते हैं. What is managerial control? There are various definitions given by various authors. So हम basic पहले से start करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objectives according to the plan. अब हम इसे पॉइंटर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. लाइक हम डेफिनेशन को जैसे पढ़ते हैं, मैनेजेरियल कंट्रोल क्या इंप्लाई करता है. सबसे पहले वो बोल रहा है दी मेजरमेंट. फर्स्ट कीवर्ड हमने देखा मेजरमेंट. मेजरमेंट ऑफ व्हाट? अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड. सेकंड हमने देखा अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड and the correction of deviations and the correction of deviation to assure what? Attainment of objectives. Assure attainment of objective. According to what? According to plans. सो ये 5 पॉइंटर्स पे हमने देखा. सबसे पहला है मेजरमेंट. सबसे पहले कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपने एक कंट्रोलिंग मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके चल रहा है वो देखना कि अकॉर्डिंग टू वो प्लानिंग काम कर रहा है या नहीं. मतलब एक आपने प्लानिंग जब की, आपने एक स्टैंडर्ड्स बनाए, एक बेस बनाया कि ये टारगेट अचीव होना चाहिए, तो कंट्रोलिंग में हम उसे ही मेजर करते हैं कि वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं. सेकंड है अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड्स. जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग वो एकम्प्लिश हुए हैं या नहीं. एकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड चेक करना. नेक्स्ट है करेक्शन. यस, करेक्शन ऑफ ड्यूरेशन. व्हाट इज करेक्शन ऑफ ड्यूरेशन? उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमने वो करेक्टिव मेजर्स जो भी हमें काम करना था, बिकॉज हमने देखा है वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डूइंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑल आर टास्क इन द मैनेजमेंट. तो ये हमें चेक करना कि हम वो करेक्टिवली वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं राइट टाइम में. ठीक है. नेक्स्ट है अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो फुलफिल हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए हम ये कंट्रोलिंग करते हैं. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लान्स. मतलब जो प्लानिंग में हमने, ये पूरी डेफिनेशन है जो बोलती है, एक बार हम वापस रीड करेंगे. मैनेजेरियल कंट्रोल implies what? Measurement of accomplishment against the set standard and to take the in the correction of duration, sorry, this is deviation, according to the corrective deviations, and assure attainment of objectives according to the plan. Right plans जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर करना कि जो हमने काम किया है वो सही है या नहीं. So measurement of the actual work with the standard work is known as what? Is known as managerial control. तो ये पूरे प्रोसेस को चेक करने को हम कंट्रोलिंग कहते हैं. आगे हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल, ही इज अ पर्सन जिसने ये डेफिनेशन दी थी. कुंट्ज एंड ओडोनेल ने व्हाट दे सेड कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस दैट entails comparing actual performance. मैंने बोला इट compares the actual performance to the desired outcome. मतलब
जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग टू इंश्योर व्हाट सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डिविएशंस। डिविएशंस क्या होते हैं कि जो हमारे डिफरेंस आ रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारी सेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है उसके बीच में जो डिविएशन आ रहे हैं, या तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड से अच्छी होगी या कम होगी। अच्छी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। क्या हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे वो देखना। What are the corrective measures in case of deviations, and all part of the managerial role of controlling function. These forms the part of the controlling function. This is what Kunz and O'Donnell said. उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कैसे कंपेयर करना है ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट विल सी what are the various important points of controlling करने की जरूरत क्या है। what are the importance of it? First of all, controlling helps in achieving organization goal. सिर्फ प्लानिंग कर लेने से सब कन्वर्ट चेक भी तो करना पड़ेगा ना, जो हमने प्लान किया वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सो दैट इज व्हाट अचीविंग दी, दैट इज हाउ यू विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो आप करेक्टिवली चेक करोगे कि जो आपने काम किया वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। सो दैट इज हाउ यू विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन टाइम। ठीक है, इफ इन केस नहीं भी किया है तो यू विल टेक द करेक्टिव मेजर्स उसको काम को करने के लिए। द थिंग इज कंट्रोलिंग फंक्शन ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड फ्लैग्स एनी डिविएशन। मतलब अगर आपको लग रही है कोई कमी है तो उससे रिलेटेड आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, दैट रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स मतलब पहले ये देखना जो आपने सेट स्टैंडर्ड किए थे वो सच में फीजिबल थे भी या नहीं, कि आपने आउट ऑफ द रेंज कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दिया। बिकॉज हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सेट करते हो हम एजम्पशंस ही लेते हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो क्या वो रीजनेबल एजम्पशंस थे भी या नहीं। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम अलाउ मैनेजमेंट टू डिटरमाइन इफ द स्टैंडर्ड सेट्स आर एक्यूरेट और नॉट, क्लोजली मॉनिटरिंग चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। वो कैसे होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, अगर देखो एक इंसान या दो इंसान 15 लोगों में से वो काम नहीं टारगेट को कंप्लीट कर पा रहा, तो दैट डजंट मीन कि आपका सेट स्टैंडर्ड गलत है। लेकिन अगर 15 में से 14 लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, दिस मीन्स जो स्टैंडर्ड है वो डिजायरेबल नहीं है, दैट इज नॉट द राइट सेट स्टैंडर्ड, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत मैक्सिमम लोगों की नहीं हो पा रही है। So that is how you judge the accuracy of standards. Next is making efficient use of resources. How you make efficient use of resources? A manager can reduce resources waste by effectively utilizing resources through the controlling process. Controlling एक मैनेजर का काम होता है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस से वो देखे कहाँ टाइम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम हो रहा है या नहीं, वेदर द रिसोर्सेज जुडिशियस यूज हो रहा है या नहीं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस आगे हम देखेंगे। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। जब उसे तरह तरह टाइम पे आप एक मैनेजर उसे कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है उसके काम को कि प्लान के अकॉर्डिंग अगर सही हो रहा है तो उसे प्रेस कर रहा है, तो दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ऑब्वियसली कोई वो सही काम करेगा उसे अप्रेस करेगा तो ही गेट मोटिवेटेड टू डू इवन फर्दर, राइट। An effective control system guarantees that staffs are aware of what they are expected to do as well as the performance requirement. As a result, it inspires and assists them in delivering superior results. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग से हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि जो हमारा काम है वो सही ऑर्डर में हो रहा है या नहीं, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। कई बार ऑर्डर चेंज करने के कारण भी काम में गड़बड़ी हो जाती है, तो कंट्रोलिंग से हम वो मेंटेन कर पाते हैं। बाय मेंटेनिंग अ केयरफुल आई on the activities of its employees, the controlling function generates an atmosphere of order and discipline in the firm. कंट्रोलिंग से क्या होता है कि आप इंश्योर कर पाते हो डिसिप्लिन कैसे, आप वो एक एटमॉस्फेयर बनाओगे कि जहां सब राइट ऑर्डर पे, कहीं पे आपने बोर्ड में लिख दिया कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ द वर्क विच नीड्स टू बी डन, तो सब उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सो दैट इज हाउ यू कंट्रोल इट ऑल योर प्लान्स। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। द लास्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल रोल ऑफ कंट्रोलिंग इज टू ensure that each department and employee is governed by predetermined standards and goals that are well understood and coordinated.
कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मेन टर्म है। ये देखना कि जो भी एम्प्लॉयज है वो एक दूसरे से, या जो भी डिपार्टमेंट्स, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ना ही वो सिर्फ अपना काम करे लेकिन वो परचेज डिपार्टमेंट से भी इन कांटेक्ट में रहे। क्योंकि अगर परचेज, फॉर एग्जांपल एक गारमेंट की शॉप चल रही है, एक गारमेंट फैक्ट्री है, वहां पे अगर परचेज नहीं हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, तो वो लोग अपना काम नहीं, और काम नहीं होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स कैसे करेगी जब उनके पास राइट अमाउंट ऑफ यूनिट्स ही नहीं प्रोड्यूस्ड होंगे, है ना। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू सी कि दो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो वो कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन हम कंट्रोलिंग प्रोसेस से चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे पॉइंट्स वापस देख लेते हैं। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कैसे आप एफिशिएंट यूज कर सकते हो। फिर कंट्रोलिंग हमें बताती है हाउ इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, कैसे आप एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ाओगे। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन between the departments. अब हम देखेंगे what are the limitations. Like I said, if there are benefits of it, they're definitely gonna have demerits of it as well. Advantages हैं तो disadvantages भी होंगे. So now we'll see what are the disadvantages. limitations मतलब disadvantages ही होता है, so don't get confused. कोई भी term पूछेगा same pointers ही answer होंगे. Difficulty in setting quantitative standards. Difficulty in setting quantitative standards matlab sometime when you take assumptions it gets difficult eventually to set the right standards. For example, when standards cannot be measured, a control system loses some of its effectiveness. अगर आप स्टैंडर्ड ही नहीं सेट कर पा रहे हो तो आप उसको कंट्रोल किस बेस पे करोगे, मतलब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस बेसिस पे टेस्ट करोगे कि वो सही है या गलत है। कई बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट दी स्टैंडर्ड्स कई प्रोडक्ट के लिए। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब कई बार क्या होता है जो आप प्लानिंग की हो, हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, टेक्निकल हो गए, एनवायरमेंटल हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो चीजें ही, पॉलिसी ही चेंज हो जाएंगी तो व्हाट यू विल डू, थिंग्स विच आर नॉट इन हैंड दैट आल्सो अफेक्टेड। हाउ external elements such as government legislation, technical advancement and competition among others are beyond the control of the organization, तो आप उस पर कुछ कर ही नहीं सकते हो। These are the things which limit the controlling factors. Next है resistance from employees. What is resistance from employees? Employees for the most part despise being controlled by their bosses and they being dislike being in the constant vigilance of management. Sometime what happened, अगर आप उन्हें 24/7 कंट्रोल कर रहे हो उनकी वर्क को योर प्रॉपरली, तो दे डोंट गेट द प्रॉपर ट्रैक, मतलब उन्हें आपने अथॉरिटी तो दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी है काम करने की। इफ यू गिव द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, यू हैव टू गिव देम द राइट अथॉरिटी एज वेल। तो राइट टाइम पे उन्हें चेक करना है, ना ही 24/7 उनके सर पे खड़े होके वो कर रहे हैं या नहीं, कॉन्स्टेंटली देखना। ठीक है, sometimes some employees dislike it and they don't feel like they are getting the proper space to do their work. नेक्स्ट है कॉस्टली अवेयर। ऑब्वियसली कंट्रोल प्रोसेस एक कॉस्टली अफेयर है। पूरा आपने जो प्लानिंग किया है, कॉन्स्टेंटली आपको एक इंसान रखना है मॉनिटर करने के लिए, हो रहा है या नहीं, 24/7 कोई चेक कर रहा है वो काम चल रहा है या नहीं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे एज वेल। Control is an expensive procedure because it necessitates a lot of money, time, and effort in terms of setting standards, measuring performance, and correcting deviations. तीन चीज, पहले तो आपको परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट करने में टाइम यूटिलाइज करना है, कॉस्ट अफेयर देखनी है कि कैसे क्या है, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, एनालाइजिंग करनी है। फिर आप देखोगे कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है उसको मेजर करने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स मेहनत करनी है, टाइम लगाना है, कॉस्ट लगाना है, रिसोर्सेस लगाने हैं। फिर अब जो गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस को ले जा सकते हो, क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हो, तो वहां पे भी टाइम पैसे लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर। तो ये 4 पॉइंट है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, नेक्स्ट है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, थर्ड इज रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, and the fourth one is it's a costly affair. So these are the 4 points. Next we'll see
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग? क्या फीचर्स है कंट्रोलिंग के? इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इज अ मेजर गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द कंपनीज डिफाइंड स्टैंडर्ड टू एंश्योर दैट एक्शंस आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स के हिसाब से हो रहे, दे आर करेक्ट, दैट इफ देयर एन करेक्टिव एक्शन इज टेकन, और अगर अकॉर्डिंग टू प्लान्स नहीं हो रहे तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। अब सबसे पहले हमने इसने देखा इट इज अ मेजर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हाउ इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? देखो आपने प्लान करा, प्लानिंग भी था, लेकिन गोल ओरिएंटेड कैसे है कंट्रोलिंग में? आप चेक करते हो आप प्लान में कि प्लानिंग में हमने जो डिवाइस की थी स्ट्रैटेजीज, जो हमने सब प्लान किया था वो चीजें हम कर रहे हैं या नहीं? तो कहीं ना कहीं आप अपनी गोल की तरफ जाने के लिए देख रहे हो। द अटेनमेंट ऑफ डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ एनी मैनेजमेंट। अटेनमेंट मतलब फुलफिलमेंट, क्या आप अटेनमेंट फुलफिल जो आपने प्लान्स बनाए थे वो हो रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस और नॉन बिजनेस, at all levels, whether it is top level management और middle level management। कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो वहां पे आपको कंट्रोलिंग लगे ही लगेगी। मिडिल भी हो तो टॉप लेवल विल कंट्रोल द मिडिल, अब लोअर लेवल को मिडिल लेवल विल कंट्रोल। तो एट ऑल लेवल्स, एट ऑल टाइम्स, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की जरूरत लगेगी। कंट्रोल इज अ मेजर गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, किसका प्रोसेस है? हमने देखा था एक्चुअल परफॉर्मेंस with the company's defined standard to ensure that the actions are carried out according to the plan। और अगर नहीं हो रहे तो we'll take the corrective actions। तो it is all pervasive मतलब it is followed in all types, all forms, at all levels of organization, that is it is universal in nature। नेक्स्ट हमने देखा इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग नीड्स टू बी डन एट ऑल टाइम्स लाइक आई सेड, तो इट इज कंटिन्यूअस इन प्रोसेस, ना कि एकदम एंड में जाके आप करोगे। साइमल्टेनियसली यू विल सी कि जो प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है नहीं, एंड साइमल्टेनियसली यू विल टेक द करेक्टिव मेजर्स इफ नॉट हैपनिंग। कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, इट्स अ रियल टाइम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। ऑब्वियसली यू विल सी अब जो हो गया उस पर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आगे की ही तरफ आप देखोगे that businesses utilize to align and grow their people while assisting them in their success। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग स्टाफ परफॉर्मेंस। कैसे आप स्टाफिंग में जो आपने लोगों को रिक्रूट किया था वो लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये देखती है कंट्रोलिंग। दो कंट्रोलिंग फंक्शन through controlling function, the management can keep a check on the performance, dedication and problem areas of the staff। ऑब्वियसली उनका अगर मैनेजमेंट और उनका डेडिकेशन चेक करिए तो उनकी ग्रीवियंसेस और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगी। कंट्रोलिंग दोनों वेज वर्क करता है। इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आप आगे की देख के चल रहे हो, जैसे कि कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन केस द एक्चुअल परफॉर्मेंस डज नॉट मैच विद द स्टैंडर्ड सेट। अगर जो अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो आप करेक्टिव मेजर्स लेते हो, मतलब आप आगे की सोच रहे हो कि अब आप उसको ठीक कैसे करोगे, ना कि ये देखना कि गलत क्यों हुआ। सो दीज आर दी फीचर्स। फर्स्ट हमने देखा गोल ओरिएंटेड, सेकंड हमने देखा इट इज परवेसिव, थर्ड हमने देखा इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग स्टाफ परफॉर्मेंस, एंड फिफ्थ हमने देखा इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये हो गए हमारे फीचर्स। सॉरी दो और हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। अगर प्लान ही नहीं होंगे, सेट स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे काम करोगे? तो ये भी चेक करना, कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग फंक्शन एज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेड विद द प्लान परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है action required। What is action oriented? The focus of management is on accomplishing the work with the help of human resources। it is the effective and efficient coordination at all available resources। आपको देखना कि जो भी resources है, जो भी workers हैं, वो सब resources का proper utilization कर रहे हैं, एक उनके बीच में coordination बना के रखता है controlling process। The actions in the organization are carried out by subordinates or workers who work under the supervision of manager। ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है, एट द एंड ऑफ द डे जो काम हो रहा है उसको आप चेक करते हो, उसको आप देखते हो, तो इट इज ऑल रिलेटेड विद द एक्शन। ये हो गए फीचर्स। नेक्स्ट विल सी
द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट्स व्हाई आई सेड प्लानिंग वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, बिकॉज देर इज अ वेरी मेजर रिलेशनशिप। आप कंट्रोलिंग में क्या करोगे, जो आपने प्लान किया है, जो आपने उस पूरे टाइम में प्लानिंग में काम किया है, वही तो आप चेक करोगे ना कंट्रोलिंग प्रोसेस में। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर डेफिनेटली इंटरट्विन्ड एंड म्यूचुअली री इन सेंस। कैसे हैं ये हम देखेंगे। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप इफेक्ट उन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल करोगे जो आपने प्लान किया है। द नॉर्म फॉर कंट्रोलिंग इज सेट बाय प्लान्स। Managers have no influence over anything if the standards aren't defined ahead of time. अगर सेट स्टैंडर्ड्स नहीं डिफाइन हुए राइट टाइम में, तो आप उसे क्या ही कंट्रोल करोगे। तो ये देखने के लिए होता है, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग इज वर्थलेस। लाइक आई सेड, अगर आप कंट्रोलिंग भी नहीं करो, प्लान्स बना रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि हम उसके अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं या नहीं, हम वैसा काम कर भी नहीं है, तो कंट्रोलिंग प्लान बनाने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज इट इज फ्रूटफुल, इट डिटेक्ट्स एनी डिविएशन एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन। आपको देखना है कि अगर आपने चेक भी कर लिया जस्ट इन केस कि आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं, तो आपको करेक्टिव एक्शंस भी लेना जरूरी है उसके अकॉर्डिंगली। कंट्रोलिंग एसेसेस दी efficiency of planning and aids in the implementation of remedial action। रेमेडियल एक्शन लेने में काम करता है, मतलब जो आप करेक्टिव मेजर्स लेते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं चल रहे हो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है वैसी, तो आप रेमेडियल एक्शंस लेते हो। उसके लिए आप प्रोसेस करते हो कि आप कैसे वो सेट स्टैंडर्ड को अचीव कर पाओगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करोगे। नेक्स्ट हमने देखा, प्लानिंग इज फॉरवर्ड थिंकिंग वेयर एज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड थिंकिंग। देखो कैसे, प्लानिंग में आप प्लान करते हो कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, कंट्रोलिंग में आप जाके देखते हो कि जो हमने प्लान किया था वो सही किया या नहीं, आप उसे मेजर करोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग वापस करेक्टिव मेजर्स लोगे। तो वो करेक्टिव मेजर्स क्या किया आपने, वापस से एक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। तो इसलिए प्लानिंग इज फॉरवर्ड थिंकिंग वेयर एज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड थिंकिंग। Planning is future oriented activity since it entails thinking ahead and establishing policies to maximize resources used in future, which is why it is referred to as forward looking function। ठीक है, आप प्लानिंग में डिवाइस करते हो कि आगे आपको क्या काम करना है, दैट इज व्हाई इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। नेक्स्ट, इन कंट्रोलिंग we examine the employee's previous performance and compare it to the established requirements। at the end of the day हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि उन्होंने सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम किया है या नहीं किया है। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन रियल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, मतलब वही सेट एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में, इसके लिए एक और वर्ड आया हमारे पास, रियल और एक्सपेक्टेड। रियल मतलब जो एक्चुअल में हुआ है, और एक्सपेक्टेड मतलब जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था। और आउटपुट, द कंट्रोलिंग फंक्शन ensures that future actual performance meet expected performance। as a result controlling is a function that looks ahead। कहीं ना कहीं आगे देखता है वो कि अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए करना क्या है। As a result, planning and controlling are intertwined and they work hand in hand। Controlling becomes more successful because of planning, whereas planning enhances future controlling। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक बार आप देखो। कंट्रोलिंग becomes more successful, कंट्रोलिंग तब सक्सेसफुल होता है जब आप प्लानिंग सही से कर रहे हो, है ना, जो आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चेक कर रहे हो। वेयर एज प्लानिंग एनहांसेस फ्यूचर कंट्रोलिंग। प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग करोगे किस चीज की। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंटरट्विन्ड और एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेटेड है। तो ये हमने इसकी रिलेशनशिप देखी। नाउ विल सी व्हाट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कैसे स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो सेट परफॉर्मेंस होती है उसकी एक स्टैंडर्ड डिवाइस करते हैं कि ये एक बेस है, ये ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फिर मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो रियल में काम हुआ है पूरे प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम देखते हैं कि काम कितना हुआ है, कैसे हुआ है। फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फिर एनालाइज करते हैं डिविएशंस को, मतलब
कि एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बुरी है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस सच में ज्यादा अच्छी हुई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से तब तो देयर इज नो डेविएशन। लेकिन इन केस देयर इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस which is more and actual performance is less than the required thing, तो deviations आएंगे। फिर हम उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, उन deviations को कैसे हम फिल करेंगे ये हम देखते हैं फिफ्थ स्टेप में। तो these are the 5 steps in the controlling process. One by one we'll see. First is setting performance standards. What is setting performance standard? The criteria against which actual performance can be measured are known as standards, जिसके लिए हम एक बेस तैयार करते हैं जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं। स्टैंडर्ड्स आर गोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू अचीव। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग प्रोसेस के एक गोल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काम होते हैं। ड्यू टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्टेड एज नीड्स। as we know, the business environment is dynamic in nature, it is very changeable, it is not rigid। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिजिड नहीं होने चाहिए। स्टैंडर्ड कुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और इट कुड ऑल्सो बी टाइम बाउंड और कॉस्ट बाउंड। क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, इन क्वालिटेटिव मेजर्स भी हो सकते हैं, एंड क्वांटिटेटिव मतलब इन नंबर्स भी हो सकते हैं। टाइम बाउंड भी हो सकते हैं कि इतने टाइम में अचीव होने चाहिए, कॉस्ट बाउंड भी होने चाहिए कि इससे ज्यादा इसकी कॉस्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये वेरियस फैक्टर्स हैं। फिर हम देखेंगे सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाउ वी मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश, हमने देखा हमने एस्टैब्लिश कैसे किए स्टैंडर्ड, एंड देन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज असेस्ड। पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, सैंपल चेकिंग हो गई, शुड बी सैंपल चेकिंग शुड बी यूज्ड। ये दोनों वेज हो गए जिससे हम एक रिलायबल एक एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जो मैनेजर है वो 4 एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली नोटिस कर रहा है कि कौन कैसे काम कर रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सैंपल चेकिंग, जब बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं तो हम उसके 4 सैंपल हर अलग अलग उससे जाके चेक कर लिए, तो हमको पता लग गया कि जो एक सैंपल है वैसे ही बाकी सैंपल भी होंगे, कोई भी एक रैंडम पिक कर लिया हमने। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम टर्म्स दैट स्टैंडर्ड्स हैव बीन डिफाइंड टू मेक कंपैरिजन इजियर। जिस वे में हमने स्टैंडर्ड को डिफाइन किया था, जो हमने टर्म्स बनाए थे, सेम टर्म्स में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर करेंगे। परफॉर्मेंस कैन बी चेक साइमल्टेनियसली व्हेन द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड आफ्टर द कंप्लीशन। दोनों टाइम हो सकता है, जब काम हो रहा है तब भी हम देखेंगे, काम के खत्म होने का वेट नहीं करेंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद ही एनालाइज हो सकते हैं कि वो सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसमें क्या हमें करना होता है, इन दिस स्टेप जो रियल परफॉर्मेंस है हमारी इज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। जो हमने सेट स्टैंडर्ड बनाया उससे हम रियल परफॉर्मेंस, इफ द परफॉर्मेंस मीट द नॉर्म्स एवरीथिंग अपीयर्स टू बी अंडर कंट्रोल। अगर परफॉर्मेंस जो है वो मीट कर गई सेट स्टैंडर्ड को तो सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन देयर कैन बी 3 सिनेरियोज। अब जब एक सिनेरियो जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फिर तो कंट्रोलिंग इज इक्वल्स टू प्लानिंग एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट, जब हमने देखा जो हमने सेट स्टैंडर्ड्स किए थे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी कम है, तो इस सिनेरियो में आते हैं डेविएशंस। ठीक है, और ये है जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी कम है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो ये तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट है। हर ऑर्गेनाइजेशन यही अचीव करना चाहती है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो वो स्टैंडर्ड से भी बेस्ट हो। दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, बट जब ये होता है तब डिविएशंस फिर हम देखते हैं कि कैसे हम डिविएशंस को एनालाइज करेंगे। द परमिसिबल रेंज ऑफ वेरिएशन इज डिटरमाइंड बाय असेसिंग डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, कंट्रोल शुड बी फोकस्ड ऑन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज को बोलते हैं हम KRAs। ये पूछ सकता है एमसीक्यू में, की रिजल्ट एरियाज दैट आर क्रूशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। These key result areas have been designated as important points। सबसे पहले हमें देखना है, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर वो ऊपर नीचे वही मेन पॉइंट पे हुई है जिसकी हमें जरूरत थी, की रिलेटेड एरियाज पे ही हुई है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो हमें चेक करना है। वो हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में जाके। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शनल मैनेजमेंट कंट्रोल बाय
Exception are often known as control by exception is a key management control philosophy based on the belief that attempting to control everything leads to manage nothing. जब आप चाहते हो ना सब चीज सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो तब कुछ भी नहीं हो पाता है कई बार. दिस इज व्हाट मींस इज मैनेज बाय एक्सेप्शन. जब आप चाहते हो कि आप एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करो, मेरे में गलती हो ही ना, वो इंसान हो ही नहीं सकता जो कोई गलती ना करे. राइट, वी ऑल आर ह्यूमंस, कहीं ना कहीं सब मिस्टेक करते हैं. तो परफेक्शन एकदम टू द 100 of 100 is very difficult. I'm not saying it is impossible, but it's very difficult. And sometimes in order to achieve that, you are not able to even maintain the 95% as well. In other words, you can't control everything at the same time, especially at the same time. आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स का मास्टर बन जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, आप डेफिनेटली सब में मास्टर बन सकते हो, बट आपको सबको अलग अलग स्पेशलाइज टाइम देना पड़ेगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे हम. द कंपनी कंट्रोलर डिसाइड्स दैट करेक्टिव एक्शन इज नीडेड जब एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन 10,000 और 20% हाइयर देन द प्रोजेक्टेड. जो भी हमने प्रोजेक्ट किया है अगर वो 10,000 से ज्यादा हो रहा है या जो प्रोजेक्टेड के 20% से ज्यादा हो रहा है जब भी कॉस्ट, तब हमें उसे ध्यान देना है. द गोल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्रोच इज ओनली टू वरी मैनेजमेंट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिविएशंस. जो गोल होता है कंट्रोलिंग का वो मैनेजमेंट को तभी बताना है जब बहुत ज्यादा डेविएशन आ रहा है या एक मेजर पॉइंट पे जाके बताना है, ना कि छोटी मोटी चीजों पे 10-15 रुपए भी ऊपर नीचे हुआ तो यू गो एंड टेल कि सर कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो रही है. इतनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही होगा. सो दैट इज व्हाट एनालाइजिंग द डेविएशन इज प्रॉपरली. नेक्स्ट हम देखेंगे टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. क्या हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उन डिविएशन को फुलफिल करने के लिए. टेकिंग रेमेडियल एक्शन इज द फाइनल एंड द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस व्हेन द वेरिएंस, जो भी वेरिएंस है, इज विद इन एक्सेप्टेबल बाउंड्स एंड नो करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी. उस पॉइंट तक लाके छोड़ना जब कोई करेक्टिव और एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. व्हेन मेजर एब्रिविएशंस अकर हाउएवर करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड, लाइक सबसे पहले अलार्म्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड. कोई भी लेवल कोई एक हाइक पे जा रहा है तो उसके लिए अलार्म्स बनाए गए हैं. अलार्म्स मतलब एक सर्टेन लेवल तक आके एक स्टॉप वॉच बनाई गई है कि अगर कॉस्ट इससे ज्यादा हो रही है तो अलार्म रेस करना जरूरी है, अगर टाइम इससे ज्यादा लग रहा है तो अलार्म रेस करना जरूरी है. नेक्स्ट, इक्विपमेंट इज रीडिजाइंड और रिप्लेस्ड. अगर इक्विपमेंट की लग रही है कि इसमें काम धीरे धीरे हो रहा है तो उसे बदलने की जरूरत है. फिर टूल्स आर अरेंज वेयर नीडेड फॉर प्रोडक्शन. टूल्स अगर लग रहा है कि एक दूसरे से बहुत दूर रखे हैं, लोगों को बहुत टाइम लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करने में, तो सबको एक रूम में अरेंज करवाया जाए या ऐसे रूम को साइज में डलवाया जाए जहां सारी चीजें आ सकती हैं. फिर वर्क प्रोसेसेस आर बीइंग अपडेटेड. जो भी आपको प्रोसेस है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना, जो अननेसेसरी स्टेप्स है उसको उस प्रोसेस से हटाना या लोगों को ज्यादा बढ़ाना. फिर इन केस ऑफ ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मैंने बोला स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक सेट होने चाहिए. अगर ओवर एस्टिमेटेड है या अंडर एस्टिमेटेड है, दोनों चीज को देखना कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो. नेक्स्ट है क्या टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो जो हमने मेजर्स देखे उसको फुलफिल करने के लिए. एक है ट्रेडिशनल टेक्निक्स और एक है मॉडर्न टेक्निक्स. ये दोनों टेक्निक्स हम एक एक करके विजिट करेंगे. व्हाट आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स. सबसे पहले है पर्सनल ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जर्व करता है मैनेजर चार एम्प्लॉयज को कौन कैसे काम कर रहा है. It allows management to gather first-hand knowledge, but it's time-consuming and not applicable in all types of job. Obviously, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग आप देखने पड़ेंगे कि एक जन के पीछे एक जन हर बार तो नहीं हो सकता ना देखने के लिए कि वो सही काम कर रहा है या नहीं. तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज नॉट फीजिबल जहाँ पे 20 से 25,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो. फिर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स. Statistical analysis presents managers with important information about the organization performance in the form of the averages, percentages, ratios. जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसका स्टैटिस्टिक्स बना के या जो भी हमारी सेल्स हुई है वो प्रेजेंट करना है एम्प्लॉय को. ये भी एक ट्रेडिशनल टेक्निक हो गई. फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस. क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस. इट इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द लिंक. एक लिंक बताता है बिटवीन एक्सपेंसेस, वॉल्यूम, प्रॉफिट. मतलब
कितना हमारा खर्चा हुआ इस काम को करने के लिए, क्या हमारे वॉल्यूम, कितना हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और उनसे कितना प्रॉफिट निकला। तो ब्रेक इवन इज अ पॉइंट व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। मतलब जितना आपने कमाया वो ही है जितना आपने लगाया था एट द एंड ऑफ द डे उस बिजनेस में। तो क्या हुआ, हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो गई। तो ये वाली सिनेरियो से भी क्या ही फायदा फायदा हो रहा है ना, इतना काम करने का आपका मतलब क्या हुआ अगर आप कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो। फिर है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में होता है इट्स अ मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजी इन विच ऑल द एक्शंस आर scheduled in advance as budgets and actual results are compared to the budgetary standards। हर चीज का एक बजट बनाया जाता है कि ये चीज इतने इतने से कॉस्ट में हो जानी चाहिए, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, फाइनेंस का अलग। तो बजटरी कंट्रोल उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। नाउ विल सी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बजट। लाइक आई सेड, सेल्स का बजट अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, मटेरियल का बजट अलग बनाया जाता है, कैश का बजट अलग बनाया गया है, कैपिटल बजट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट है। तो ये सारे बजट्स क्या हैं, हर चीज के लिए अलग बजट होता है। क्यों जरूरी है बजट बनाना हर चीज का। अब देखो, अगर आप बजट ही नहीं बनाओगे और आपने सेल्स में इतना खर्चा कर दिया, इतना ज्यादा उसकी लीड्स जनरेट करने में, बाद में आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन, अपने सेल्स कैसे हम अकम्प्लिश करें, प्रोडक्शन में भी उतना ही होना चाहिए, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, आगे काम को बढ़ाने के लिए, देखने के लिए। तो बजटिंग के मैनेजमेंट क्या एडवांटेजेस क्या है, असिस्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपको असिस्ट करता है बजट बनाने से, आप एक मेंटेन कर पाते हो कि हमें इतना खर्चा इसमें करना है। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज विद अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। एम्प्लॉयज को पता रहता है कि हमें इतने बजट में काम करना है, तो दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क विद इन दैट लिमिट। फिर असिस्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कैसे आप जुडिशियस यूज कर पा रहे हो उस रिसोर्सेज का, ये देखने में। इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू अचीव द डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जो डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन है उसको भी अचीव करने में हेल्प करता है। राइट अमाउंट आप राइट जगह डिवाइड हो रहा है तो कहीं भी किसी के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट होंगे। फिर yes, next we'll see what are the modern techniques of budgeting. Abhi, sorry, not budgeting. What are the modern techniques of taking the corrective actions? इससे पहले हमने traditional techniques देखी. Now we'll see the modern techniques. First है return on investment. Return on investment मतलब ROI, इसे short form में कहते हैं. ROI का मतलब होता है कि जो आप invest कर रहे हो उस पे कितना परसेंट ऑफ रिटर्न आ रहा है देखना। आप ऐसे प्लान्स डिवाइस करो जिसमें आपका आरओआई ज्यादा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग, ये टेक्निक है जो बताती है वेदर इन्वेस्टेड कैपिटल वाज इफेक्टिवली एम्प्लॉयड टू जनरेट अ डिसेंट लेवल ऑफ रिटर्न। इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग जो आपकी नेट इनकम है विद टोटल इन्वेस्टमेंट। जो भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसको नेट इनकम, जो भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उसे डिवाइड करोगे तो आपका आरओआई परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये है मॉडर्न टेक्निक। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। अब नाउ व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग? इट रेफर्स टू अ कंट्रोलिंग टेक्निक वेयर द बजट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्क्रैच एंड नॉट रेफरिंग टू द प्रीवियस बजट। जब बजट एक स्क्रैच से बनाया जा रहा है, ना कि प्रीवियस बजट को देख के। जीरो बजटिंग टेक्निक में क्या करते हो आप एक स्क्रैच से आप पूरी प्रोसीजर को वापस एनालाइज करते हो, सारी चीजें और कितना क्या खर्चा आएगा देखते हो, ना कि जो प्रीवियस बना था उसी में चेंजेस करके लगा दिए। हेंस इन दिस बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर द करंट कंडीशंस, करंट सिनेरियोस, करंट चेंजेस, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। तो जो हर बार इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज चेंजिंग, तो करंट सिनेरियोस के हिसाब से बनाना। नेक्स्ट है responsibility accounting. In various responsibility centers are set up so as to enforce the responsibility control system. The four responsibility centers are, अब responsibility center बनाना, कौन से four responsible centers बनाने की जरूरत है ये हम देखेंगे। The first is cost center, cost analyze करने के लिए। A cost or expenditure center is a part of company for which a manager is responsible for the operations. क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, थ्रू ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कस्टमर सर्विस एंड
increased production value, a cost center is indirectly contributes to the company's profit. अब आपकी कॉस्ट कंप्लीट कम आ रही है तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रॉफिट मार्जिन को वो हेल्प करेगा बढ़ाने में, तो कॉस्ट सेंटर इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू सेंटर में आप देख रहे हो कि आप कैसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, कैसे आप ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हो। इट्स अ डिवीजन ऑफ कंपनी दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन। इसका एग्जांपल है द ग्रॉस इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन इज $100। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इन जनरल टोटल इनकम है $100, इफ इट सेल्स अ विजिट फॉर $100 बट ओनली स्पेंड्स 25 टू क्रिएट, अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है और उसकी सिर्फ लागत जो है वो $25, मतलब कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट सिर्फ 25 है, तो उसकी कमाई तो $75 हो गई ना सीधी सीधी। ग्रॉस इनकम इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग साइकिल विच माइट बी मंथली और एनुअल। द ओवरऑल सेल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग अ गिवन मंथ आर रेफर्ड टू एज मंथली ग्रॉस रेवेन्यूज, whilst the entire sales generated over the course of year are referred to as annual gross revenue। जो भी एनुअली आपका काम हो रहा है वो जो जनरेट हो रही है उसे हम एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। ये दो सेंटर्स हमने देखे। इसके अलावा प्रॉफिट सेंटर देखना, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी वेयर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। जब हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का ही तो आप डिफरेंस निकाल के कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकालोगे ना। सो अ प्रॉफिट सेंटर इज जस्ट ऑन हाउ मच प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, एंड इट ट्राइज टू बूस्ट प्रॉफिट्स बाय बूस्टिंग सेल्स एंड कटिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स आर टू डिपार्टमेंट्स दैट फॉल अंडर द प्रॉफिट सेंटर। मैन्युफैक्चरिंग के देखना कि कैसे आप काम कर रहे हो, वहीं पे कॉस्ट लग रहा है, और फिर सेल्स में जाके देखना कि कितने में आप बेच रहे हो, वहीं से आपका रेवेन्यू आ रहा है, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट आते हैं प्रॉफिट सेंटर के अंदर, तो इनको चेक करना। फिर है इन्वेस्टमेंट सेंटर, कैसे खर्चा, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो ऑल सेंटर्स इन्वेस्टमेंट। कहाँ किस सेंटर को जनरेट करने में भी तो खर्चा आ रहा है ना, इन सबको चेक करने में, कौन सी टेक्निक लगाने में। ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट मेक अप द कॉस्ट सेंटर। यहीं पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है, तो हम मार्केटिंग में अपना खर्चा कैसे मैनेज करें, क्या कितनी इन्वेस्टमेंट किस चीज में लगाएं, ये देखने के लिए इन्वेस्टमेंट सेंटर जरूरी है। नाउ विल सी द नेक्स्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। What is management audit? The term management audit refers to systematic assessment of an organization management performance। क्या वो सिस्टम में हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। कई बार सिस्टम चेंज करने से भी मैंने बताया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती है, डिग्रेड होती है विद सेट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है पर्ट एंड सीपीएम। ये टेक्निकल टर्म्स हो गए, हम देखेंगे। पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, एंड सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, are the key management approaches for the planning, scheduling and controlling complex। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक हम इन प्रोसेस को यूज करते हैं। These strategies are particularly beneficial। ये किस में बेनिफिशियल है? प्लान करने में, स्केड्यूल करने में, इम्प्लीमेंट करने में, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स को देखने में। इनको यूज करके हम टेक्निक्स हैं ये जिससे हम डिवाइस करते हैं कि कितने टाइम में कौन सा काम कंप्लीट होगा, कितने कॉस्ट में होगा, कैसे प्लानिंग बनेगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्सिफाइड एंड लिंक टास्क, ये हम इससे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। एमआईएस इज अ टेक्निक, आई गेस जितनी भी आईटी कंपनीज है वो सब अब इसको यूज कर रही हैं। इसके बिना उनका काम ये होता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी आपकी डेटा आ रही है उसको स्टोर करने के लिए, ऑब्वियसली डेटा लीड्स जनरेट करने के लिए, सेल्स के लिए बहुत सारी टाइम पे जरूरत है इसकी, तो एमआईएस सिस्टम इसका यूज करते हैं। इट इज अ क्रूशियल कंट्रोल स्ट्रैटेजी। आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो अपने डेटा को, कैसे गवर्न कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ये एमआईएस से होता है। नेक्स्ट है, ये 6 मॉडर्न टेक्निक्स हो गई जो हमने देखी है। यस, तो क्या एमआईएस के बेनिफिट्स हैं? इट मेक्स जो इंफॉर्मेशन होती है उसका कलेक्शन करने में मदद करती है, मैनेजमेंट एंड डिसमिनेशन इजियर। इट फैसिलिटेट्स ऑल लेवल्स ऑफ प्लानिंग, हर लेवल में प्लानिंग की मदद करती है, कंट्रोल करेक्टिव मेजर्स लेने में मदद करती है, इंफॉर्मेशन क्वालिटी को बढ़ाती है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टाइम डेटा होगा तो हम कंट्रोल, हम मतलब उसको कैसे चेक कर पाएंगे कि हर साल हमारी कितनी ग्रोथ हुई, कितनी नहीं हुई, किस साल से हम बेटर हैं, किस साल से हम कम है, कब सबसे ज्यादा थी, तब क्या फैक्टर्स हुए। तो हमारे पास डेटा रहेगा तभी तो हम
चेक कर पाएंगे। इट इंश्योर्स वैल्यू फॉर मनी, जो आपका उसमें पैसा लग रहा है एमआईएस सिस्टम को इन्वॉल्व करने में, वो उतनी ही आपको वैल्यू भी जनरेट करके देती है। इट हेल्प्स टू एलिवेट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है उसको कम करने में मदद करती है, जो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हमने मॉडर्न टेक्निक्स देखी, एक बार हम वापस देख लेंगे। द फर्स्ट वन वॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेकेंड थी जीरो बेस्ड बजटिंग, कैसे हम स्क्रैच से बजट वापस बनाए, इसमें हमने देखा। फिर देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हमने सेंटर्स डिवाइस किए चार। सबसे पहला था कॉस्ट सेंटर, फिर था रेवेन्यू सेंटर, उसके बाद हमने देखा इसमें प्रॉफिट सेंटर। यहाँ पे हमने देखा कैसे सेल्स और कॉस्ट को हम रेवेन्यू और यहाँ पे एक्सपेंसेस दोनों आते हैं। फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेंटर देखा, इसमें हमने दो डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा। फिर इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखा मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, पर्ट और सीपीएम मेथड, मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल पाथ मेथड्स, कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, किस चीज के लिए ये यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद हमने देखा एमआईएस सिस्टम और उसके बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, एमआईएस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे हम डेटा सेव करते हैं। तो ये थी टेक्निक्स, इनको हम फॉलो करेंगे अगर, तो दीज आर दी मॉडर्न डिवाइस टेक्निक्स। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम करेक्टिव मेजर्स बेटर ले पाएंगे, और जो एनालाइज डिविएशंस जो हमने देखे थे उसे हम सही कर पाएंगे, एंड देन विल वर्क अकॉर्डिंग टू दी सेट स्टैंडर्ड्स। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर। यस, तो इसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम कंट्रोल करते हैं, हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज रिलेटेड, क्या मेजर्स है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो एंड आई कैन हेल्प यू विथ ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।